नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ इडुटेरिया का वॉल्यूम 2 जो दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसका सेट नंबर जो है 5वां लेके आया हूँ। बाकी का सेट भी करवा दिया जाएगा बहुत जल्द। ये इस सेट में इस तरह से क्वेश्चन अरेंज किया गया है, इस तरह से क्वेश्चन सेट किया गया है जो कि लगता है डायरेक्ट हुबहू आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान की गई है। तो देखिए, विधि के समक्ष समानता से छूट प्रदान किया गया है। यहाँ पे हो जाएगा आपको राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दोनों हो जाएंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी। ठीक, इसके संविधान, भारतीय संविधान में अनुच्छेद अनुच्छेद 361 के तहत इस तरह का छूट प्रदान किया गया है इनको। अगला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है। ठीक, देखिए, कथन एक है प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी सही है, निम्न इसके अंतर्गत आता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार ये भी आती है। चुप रहने का अधिकार या बोलने का अधिकार ये सब भी इसमें आता है। लेकिन हड़ताल का अधिकार ये इससे बाहर है। ठीक, तो इसमें पूछा जा रहा है अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है, तो यानी कि कथन 1, 2, 3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो 1, 2 और 3 जो कथन है ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित किया गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा, यानी कि राज न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करेगा, किस अनुच्छेद में है। ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 50, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 50 में इस तरह का दिया गया है। अगला है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति जिसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं वो आपको हो जाएगा यहाँ पे राज्यपाल। क्योंकि राष्ट्रपति जिसको चाहता है, अगर राष्ट्रपति जिसको चाहेंगे उनको राज्यपाल बना सकते हैं, इसीलिए राज्यपाल जो हो जाएगा भारत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद हो जाएगा। ठीक, और राष्ट्रपति के राज्यपाल के अलावा भी है संघ के मंत्री को भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बोला जाता है, महान्यायवादी और राज्यपाल तो है ही। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद निम्न में से किस से मिलकर बनती है। संसद की बात कीजिएगा तो आप लोग जानते होंगे लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिला के संसद होता है, प्लस उसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, तो यानी कि हो जाएगा आपको लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक, तो यानी कि कथन 1, 2 और 3 देखते हैं किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये भारत के अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में इस तरह का दिया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलाकर भारत का संसद होगा। अगला है, भारत संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत प्रभाव क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7। जबकि भीमराव अंबेडकर की बात कीजिएगा तो इसका अध्यक्ष था, इस समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। यहाँ पे सही पूछा जा रहा है प्रस्तावना के संदर्भ में। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, बिल्कुल
प्रस्तावना जो है संविधान का एक भाग है। ठीक, अगला है प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है। तो यानी कि कथन एक सही हो जाएगा। देखते हैं कथन ऑप्शन नंबर ए में जो है केवल और केवल एक, ये सही हो जाएगा। इसकी प्रस्तावना की बात कीजिएगा तो 1973 ईस्वी में केशवानंद भारतीवाद उच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था का प्रावधान प्रस्तावना संविधान का एक व्यवस्था किया था कि प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। एक बार इसमें संशोधन अभी तक हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है देश के शासन में मूलभूत है। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? ठीक, देखिए इस तरह में कहा गया है, आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया है, उसके संबंध में कहा गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत कहा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन के लिए सरकारिया आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 1983 ईस्वी में। ठीक, 1983 में क्या हुआ था? केंद्र सरकार ने एस आर सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। उसे ही सरकारिया आयोग कहा जाता है। चलिए अगला है केंद्रीय परिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन एक में बोला जा रहा है क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय है। ठीक, अगला कथन है इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर किया गया है। ठीक, तो इसमें आपका कथन जो है केवल और केवल कथन बी सही है। दूसरा कथन जो है सही है, पहला कथन गलत है, यानी कि जो आपका आंसर होगा केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पहला कथन की बात कीजिएगा तो क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ठीक, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और मूल संविधान के क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं था। ठीक, मूल संविधान में क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं था, इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जोड़ा गया। लेकिन वर्तमान की बात कीजिएगा तो अभी तक 6 क्षेत्रीय परिषद कार्य है। अभी तक 6 क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर प्राप्त होने पर ही कर सकते हैं। चलिए इतना तो पता लग ही गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात कीजिएगा तो यह राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन अब क्या हुआ कि केवल मंत्रिमंडल के मंत्रिमंडल जो है लिखित सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से कि आप देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू कीजिए, तब ही कर सकते हैं। लेकिन यह लिखित सिफारिश का जो लिखित सिफारिश वाला जो है आपातकाल किस अधिनियम के तहत इस तरह से प्रावधान लागू किया कि आप अगर लिखित सिफारिश ही करेंगे मंत्रिमंडल तभी आप लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वें संविधान संशोधन की बात कीजिएगा तो ये आपको 1978 में हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सब लोग को। 13 नंबर है भारतीय संविधान में विधि द्वारा यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? ठीक, देखिए 13 नंबर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात कीजिएगा तो ये आपको जापान से लिया गया है। ठीक, और अमेरिका की बात कीजिएगा यहाँ पे तो राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति का पद या राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्तावना लागू करने के लिए लाने के लिए अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन की बात कीजिए तो एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? आप हमको ये बताइए कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन की बात कीजिएगा तो निम्न 15 नंबर है, निम्न में कौन सा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पे बोला गया है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है बैंकिंग। ठीक, बैंकिंग की बात कीजिएगा ना तो ये तृतीयक क्षेत्र में आता है, बीमा भी तृतीयक क्षेत्र में आता है और शिक्षा भी तृतीयक क्षेत्र में आती है। यानी कि ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है तृतीयक क्षेत्र में ही आते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है, तो यानी कि इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। देखिए अगला है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया है? ये पंचवर्षीय योजना की बात कीजिएगा तो इससे काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक, 16 नंबर बात करते हैं तो इसका हो जाएगा आपको पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में बोला गया था कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना में बोला गया था। पंचवर्षीय योजना की बात कीजिएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, यानी कि 1974 से 79 के बीच हुआ था। अगला है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को दर्शाता है, यानी कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंधों को कौन सा ऑप्शन जो है सही दर्शाता है? ये आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा फिलिप्स वक्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति अगर कम हो जाता है तो बेरोजगारी बढ़ने लगता है। ठीक, अगर मुद्रास्फीति अगर अधिक होने लगता है तो बेरोजगारी कम होने लगता है। इस तरह से इसमें संबंध है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन सही से समझिए। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, देखिए इसमें क्या है, इसमें मुद्रा आपूर्ति में जो होती है वृद्धि होने लगती है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? ठीक, जो सबसे पॉपुलर हो, यानी कि प्रचलित माप क्या है मुद्रास्फीति के प्राकलन के लिए? ठीक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, इसके तहत इसमें ये सबसे प्रचलित माप है भारत में। अगला है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? ठीक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर नक्स के द्वारा निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा दी गई थी। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए पंचवर्षीय योजना ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पंचवर्षीय योजना तो आप लोग डिटेल्स में पढ़ ही लीजिएगा। हम क्वेश्चन के माध्यम से चाहूँगा कि इसको पूरा से पूरा करवा दें। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात कीजिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी, हेरेड डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक, इसकी योजना की शुरुआत की बात कीजिएगा तो 1951 से लेकर 56 तक हुआ था। ठीक, इसमें उद्देश्य क्या था? इसका पहला उद्देश्य था कृषि। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि। ठीक, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है?
इस तरह के क्वेश्चन दरोगा में पूछे जाते हैं। ठीक, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? बैस का हो जाएगा आपको M3, यानी कि व्यापक मुद्रा की बात कीजिएगा तो M3, ऑप्शन नंबर ए। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए। ठीक, देखते हैं इसको। निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है? मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है। ठीक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुले बाजार की क्रिया। खुले बाजार की क्रिया की बात कीजिएगा तो यहाँ पे यह मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण भी है, खुले बाजार की क्रिया। देखिए, आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है? आरबीआई का लेखा वर्ष क्या है, यानी कि किस वर्ष में किस डेट को वो लेखा वर्ष मनाते हैं या उस टाइम उसका ज़रूरी काम रहता है। तो ये आपका हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून। ठीक, आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन ए। अगला, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो निम्न के बराबर होगा। ठीक, देखिए, प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, इसका आंसर सबसे पहले बताते हैं हम आपको इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा, ऑप्शन ए। ठीक, प्राथमिक घाटा की बात कीजिएगा तो देखिए, प्राथमिक घाटा की बात कीजिएगा तो प्राथमिक घाटा इक्वल टू हो जाएगा आपको राजकोषीय घाटा प्लस ब्याज, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। ठीक, प्राथमिक घाटा अगर इस साइड आ जाए तो यानी कि प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज इक्वल टू हो जाएगा राजकोषीय घाटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टानों धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? ठीक, ये हो जाएगा आपको धारवाड़ समूह, ऑप्शन ए। धारवाड़ समूह की बात कीजिएगा तो चट्टानें अत्यधिक धात्विक होते हैं। इसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, तांबा, सीसा आदि खनिज पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित जो नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है। कुद्रेमुख लौह अयस्क, बिल्कुल सही है। कोलार में सोना पाया जाता है। ठीक है, जावर सीसा जस्ता, ये भी सही है। कोडरमा चांदी, ये ऑप्शन जो है गलत है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कोडरमा की बात कीजिएगा तो यहाँ पे अभ्रक होता है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, निम्न में से चलिए अगला, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक, पेट्रोलियम की बात कीजिएगा तो आपको हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। अगला है, असम राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है गुवाहाटी, अगरतला, शिलोंग, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। असम की बात कीजिएगा तो असम की राजधानी तो दिसपुर है। ठीक, असम की राजधानी दिसपुर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा पूछा जा रहा है और किस महासागर की? प्रशांत महासागर की। ठीक, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हम्बोल्ट जो है ठंडी जलधारा है लेकिन प्रशांत महासागर की है। बाकी के ऑप्शन जो है बेंगुएला, लेब्राडोर, फॉकलैंड, ये सब भी ठंडी जलधारा है लेकिन किसकी है? ये आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर की। ये तीनों के तीनों जो है बी सी डी जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हम्बोल्ट। निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध है, यानी कि स्थलरुद्ध, लैंडलॉक? ठीक, 31 की बात कीजिएगा तो आपको स्विट्जरलैंड जो है इसकी सीमा जो है किसी समुद्री या महासागर से नहीं मिलती है, इसे स्विट्जरलैंड होगा स्थलबद्ध। स्विट्जरलैंड की बात कीजिएगा तो इसके चारों ओर की बात कीजिएगा तो एक तरफ फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और ऑस्ट्रिया है।
उससे घिरा हुआ है स्विट्जरलैंड। अगला, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है, कथन एक है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल, ये सब जो है हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है। देखिए, पूर्ववर्ती की बात कीजिएगा तो वैसे नदी को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है जो हिमालय के निर्माण से पहले ही अस्तित्व में है, जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। वैसे नदी जो हिमालय के निर्माण से पहले ही अस्तित्व में है, यानी कि कौन सा नदी है यहाँ पे जो हिमालय से पूर्ववर्ती नहीं है? यानी कि कोई नदी है, सिंधु भी हिमालय से पूर्ववर्ती है, सतलज भी है, ब्रह्मपुत्र है, यानी कि तीनों हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, ये आपको 35 का आंसर हो जाएगा। सी, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक, भारत की बात कीजिएगा, जो 82.5 डिग्री पर स्थित है भारत का मानक समय। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा की बात कीजिएगा तो इसमें बहामास से होकर, लीबिया से, यूएई, ये सबसे गुजरती है, यानी कि ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत की बात कीजिएगा तो भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य है पश्चिम से पूरब की ओर, देखिए कौन सा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? यानी कि अरब सागर में नहीं गिरती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती होगी। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी, गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, गोदावरी की बात कीजिएगा तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 36 नंबर है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे, पूरे भारत में जो सबसे छोटा जिला है वो आपको हो जाएगा माही। माही की बात कीजिएगा तो पांडिचेरी में पड़ता है, यानी कि पुडुचेरी जिसे बोला जाता है, पुडुचेरी की एक जिला है माही। और वहीं पे भारत की बात कीजिएगा तो सबसे बड़ा जिला की बात की जाए तो कौन सा होगा? बड़ा जिला की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो कच्छ है, कच्छ सबसे बड़ा जिला हो जाएगा भारत में, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। अगला, निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? ठीक, देखिए इसका आंसर जो होगा आपको मिजोरम होगा, जो 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिएगा तो भूटान के साथ, चीन के साथ, म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। यहाँ पे है सिक्किम की बात कीजिएगा तो चीन, नेपाल, भूटान के साथ, यानी कि 3 देश के साथ ये भी सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल की बात कीजिएगा तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाती है यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार मिजोरम। अगला है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? इसका सही जवाब आपको हो जाएगा स्वच्छ आसमान। ठीक, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक है, किसकी सबसे अच्छे सूचक है? तो ये आपका हो जाएगा वायु प्रदूषक के। इसमें है, अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी के युद्ध की बात कीजिएगा तो 1757 में हुआ था। इसमें डेट के साथ भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध की बात की जाए तो प्लासी का जो क्षेत्र है वेस्ट बंगाल में अभी पड़ता है, और बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। अगला, सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था? सहायक संधि की बात कीजिएगा तो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि
किया जाता था। तो ये आपको सबसे पहला राज्य जो है हो जाएगा आपको हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम जो थे सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा के जनक की बात की जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे जो नागरिक सेवा यानी कि नागरिक पब्लिक को हेल्प करने के लिए पुलिस जगह जगह पे पुलिस स्टेशन का निर्माण करवाया था। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी। अगला है महलवारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? महलवारी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब आपको हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, यानी कि ऑप्शन सी। हॉल्ट मैकेंजी की बात कीजिए तो 1819 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रांत एवं पंजाब में लागू किया गया था महलवारी व्यवस्था 1819 में। अगला है किताब उल हिंद की रचना किसने की थी, यानी कि किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब आपका होगा अल बरूनी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर का समकालीन था? सिकंदर की समकालीन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए में अजातशत्रु, कालाशोक, उदयन और धनानंद। यहाँ पे आपका सही जवाब होगा धनानंद। धनानंद की बात कीजिए तो मगध के राजा थे धनानंद। अगला है अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन के अनुसार कृष्णदेव राय। इसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय की बात कीजिएगा तो विजयनगर राज के राजा थे। विजयनगर जो दक्षिण भारत में पड़ता है, विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। अगला पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है पहली बार? ठीक, इसका देखिए, इसका जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलती है। लेकिन सती प्रथा की बात कीजिएगा तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में उसको समाप्त किया गया था। अगला है किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो आपका हो जाएगा ये खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध की बात कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 1527 ईस्वी में किया गया था बाबर के द्वारा। बाबर को बादशाह एवं कलंदर भी कहा जाता था। अगला भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष किस गवर्नर जनरल के कार्य में पारित हुआ था? ठीक, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन यानी कि 1904 में। ये अधिनियम जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था 1904 में। ठीक, लॉर्ड कर्जन की बात कीजिएगा तो ये 1905 में बंगाल विभाजन करवाया था। और इसकी कार्यकाल की बात कीजिएगा तो 1899 से 1905 ईस्वी तक था। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? ठीक, ये आपका हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति की बात कीजिएगा तो पाटलिपुत्रा में हुआ था। अशोक के द्वारा करवाया गया था 251 ईस्वी पूर्व में। ठीक, अगला यहाँ पे निम्न घटनाओं का सही कालक्रम बताइए। देखिए, क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत, इसमें से कौन सा पहले आया था? ठीक, अगस्त प्रस्ताव की बात कीजिएगा अगस्त प्रस्ताव की बात कीजिएगा तो अगस्त 1940 में आया था, 1940 में। ठीक, व्यक्तिगत की बात कीजिएगा तो अक्टूबर 1940 में हुआ था। ठीक, क्रिप्स मिशन की बात कीजिएगा तो यहाँ पे मार्च 1942 में हुआ था, 1942। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन की बात कीजिएगा यहाँ पे तो
भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942। ठीक, तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा, आपका इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये फर्स्ट आएगा, ये सेकंड में आएगा, और ऑप्शन नंबर कथन जो है एक 3 में तीसरा स्थान पे आएगा, सॉरी कथन ये चौथा स्थान पे, कथन एक जो है तीसरा स्थान पे आएगा, और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी? इक्ता प्रणाली की बात कीजिएगा तो ये इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने तुर्कान ए चिहलगानी, इल्तुतमिश के द्वारा तुर्कान ए चिहलगानी की स्थापना भी किया गया था, और उसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। कौन? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नीति के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक, चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के नीति के साथ जुड़ा हुआ है। 53 का हो जाएगा आपको जॉन लॉरेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक, जॉन लॉरेंस की बात कीजिएगा तो इसके कार्यकाल की बात कीजिएगा तो 1864 से 69 ईस्वी में। अगला, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद। हरगोविंद की बात कीजिएगा तो सिख गुरु के छठे गुरु थे। और अकाल तख्त की बात कीजिएगा, अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। ठीक, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा शंकरन नायर। शंकरन नायर, यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर एवं नाइटहुड की उपाधि ने वापस लौटा दिया था। जमनालाल बजाज की बात कीजिएगा तो राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिया था। कब? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? यहाँ पे हो जाएगा आपको लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन की बात कीजिएगा तो 1877 ईस्वी में इन्होंने पहले दिल्ली दरबार की आयोजन किया गया था, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात कीजिएगा तो इसके शासनकाल में, यानी कि 1911 ईस्वी में भी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। शक्ति का बीमीय सूत्र क्या होगा? शक्ति का बीमीय सूत्र की बात की जाए तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये हो जाएगा ml²T-2। शक्ति बराबर की बात कीजिएगा तो आपको कार्य बट्टा समय होगा। ठीक, इस कार्य को आप बल गुने विस्थापन लिख सकते हैं और बट्टा समय। ठीक, तो बल गुने विस्थापन का क्या हो जाएगा ml²T-2 अपॉन में टी हो जाएगा, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण की बात कीजिएगा तो लाल प्रकाश का अवशोषण होता है, लेकिन यहाँ पे नीला का भी होता है। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा की बात कीजिएगा तो लाल, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार नीला एवं लाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल की बात कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा CuSn+Zn। ठीक, यहाँ पे Cu की बात कीजिएगा तो 88%। ठीक, Sn की बात कीजिएगा तो 10% और Zn की बात कीजिएगा तो 2% इसमें यूज होता है। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा क्रुक्स कांच। ठीक, क्रुक्स कांच या मुख्यतः दुर्लभ मृदा तत्व के ऑक्साइड जैसे सीरियम ऑक्साइड यानी कि CEO2 है।
नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? काफ़ी लोग, आप लोग काफ़ी बार सुने होंगे कि नेत्रदान उन्होंने किया, नेत्रदान उन्होंने किया। तो नेत्रदान में कौन सा भाग जो है दान दिया जाता है? ठीक, ये आपका हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया दान दिया जाता है, क्योंकि नेत्र में प्रकाश इसी से होकर गुजरते हैं, कॉर्निया से होकर ही गुजरते हैं। ठीक, कॉर्निया की बात की जाए तो दृष्टि पटल के सामने का भाग कुछ उभरा होता है, ठीक, उसे कॉर्निया बोला जाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ठीक, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, ये सही है, ये तो सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये भी सही है। ठीक, अगला है, आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, ये गलत है। यानी कि इसमें बोला जा रहा है कौन सा गलत ऑप्शन चुनने के लिए, तो 62 का जो आंसर होगा सी। लेकिन वायु आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं होता है, बल्कि बढ़ता है। ठीक, अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में परिवर्तन करने युक्त को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती यानी कि एसी को डीसी में। ठीक, तो 63 का हो जाएगा आपको रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की बात कीजिए तो एसी को डीसी में परिवर्तन करने वाले युक्ति को रेक्टिफायर कहा जाता है। यह एक विद्युत युक्ति है, यानी कि डिवाइस। जब बर्फ पिघलता है तब क्या होगा इसका? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? इसका सही जवाब होगा आपको आयतन घटता है, क्योंकि जब बर्फ पिघलकर बर्फ जल में परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है? उसका आयतन घटता है। सेलेनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? सेलेनाइट की बात कीजिएगा तो आपको सोना का अयस्क है। सेलेनाइट सोना का अयस्क है। ठीक, सेलेनाइट सोना का अयस्क की बात कीजिएगा तो केल्विनाइट प्लस सेलेनाइट भी सोना का प्रमुख अयस्क होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऑप्शन ए है लाइपेज। लाइपेज की बात की जाए तो वसा विघटन एंजाइम है। ठीक, 1 का 4। ट्रिप्सिन की बात कीजिएगा तो ये प्रोटीन की पाचन होता है। ट्रिप्सिन से प्रोटीन का पाचन होता है। इमाइलेज की बात कीजिएगा तो सी में है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, यानी कि इमाइलेज की बात कीजिएगा तो लार में पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। और इरेप्सिन की बात कीजिएगा तो पॉलीपेप्टाइड को अमीनो में अम्ल में बदल देता है, यानी कि 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तन किए जाते हैं? ठीक, ये आपका हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है इसमें। तो ये हो जाएगा आपको निकेल। ठीक, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेलों के हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य वनस्पति तेल या वसा में परिवर्तन किए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? ठीक, मनीष नरवाल की बात कीजिएगा तो आपको पैराशूटिंग खेल से संबंधित है। ठीक, 2020 की बात कीजिएगा तो कुल मिलाकर 27 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा SN धर्मशक्तु। अगला है, 13वें इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि IPL 13वें IPL 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला? ठीक, इसका सही जवाब आपको हो जाएगा जोफ्रा आर्चर 2020 में। ठीक, 2020 की बात कीजिएगा तो IPL की बात कीजिए तो UAE में हुआ था। यहाँ पे KL राहुल है। KL राहुल की बात कीजिएगा तो ऑरेंज कैप, यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कप मिलता है, तो KL राहुल होगा। किरण पोलार्ड की बात कीजिएगा तो सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन
2020 के किरण पोलार्ड को सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन के रूप में मिला था। और यहाँ पे देवदत्त पडिक्कर की बात कीजिएगा तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसको दिया गया था। अगला है 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा। 14वां विश्व कप क्रिकेट किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये आपका सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका। 14वां की बात कीजिएगा तो आपको ये 2027 की बात कर रहा है। ठीक, 2019 में जो हुआ था आपको 12वां विश्व कप हुआ था 2019 में। 13वां, ठीक, यहाँ पे 14वां बोला जा रहा है तो 13वां की बात कीजिएगा तो 13वां की बात कीजिएगा तो 2023 में होगा, भारत में होगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी, दक्षिण अफ्रीका। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको स्टीव वॉ। ठीक, सौरभ, जबकि इंडियन की बात कीजिएगा, सौरभ गांगुली की बात कीजिएगा तो ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। सौरभ गांगुली के द्वारा भी लिखा गया है एक बुक, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। 73 की बात कीजिएगा तो आपको हो जाएगा रूस। ठीक, नवंबर 2020 में किया गया था। ठीक, ये 20वां शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो नवंबर 2020 में हुआ था, 20वां हुआ था। किस वर्ष भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। मलेरिया उन्मूलन की बात कीजिएगा तो 2030 तक रखा गया है लक्ष्य। 2025 की बात कीजिएगा तो यहाँ पे टीबी, 2025 की बात कीजिएगा तो टीबी मुक्त बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है भारत को। और 2025 में ही एक और है जो कि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत का, लेकिन विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है भारत में। ठीक, 2025 में, ये सब याद रखिएगा। अगला है अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन सा युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। ये आपका हो जाएगा मिंटी अग्रवाल। अगला है फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल खिताब की उपविजेता कौन है। ठीक, उपविजेता की बात कीजिएगा 2020 का तो ये आपका हो जाएगा सोफिया केनिन। ठीक, सोफिया केनिन। वहीं विजेता की बात कीजिएगा यहाँ पे तो आपको हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए जो है, ईगा स्वितेक जो है विजेता था उसमें। फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब की विजेता ये है, और उपविजेता की यहाँ पे उपविजेता पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है एशिया पावर इंडेक्स 2020 में, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। भारत की बात कीजिएगा तो यह भारत का चौथा रैंक प्राप्त हुआ है। अगला है जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। कौन सा नंबर पर राष्ट्रपति बने हैं, यानी कि 46वां राष्ट्रपति जो है अमेरिका के जो बाइडन है। जो बाइडन की बात कीजिएगा तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ठीक, 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित है। ठीक, ये आपका हो जाएगा ब्रुनेई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, यानी कि 38वां आसियान शिखर सम्मेलन, 38वां और दोनों मिला लीजिए, 38वां और 39वां की बात कीजिएगा तो ये शिखर सम्मेलन भी 2021 में जो होगा ब्रुनेई में होगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से संदर्भ में सत्य नहीं है। जो सत्य नहीं है उसे बताने, यानी कि देखिए पहला कथन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया था। ये ऑप्शन सही है, यानी कि जो सही नहीं है उसे चुनना है तो ये नहीं चुनना है। ठीक, इलिनार ओस्ट्राम अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2009 में पाने वाली पहली महिला है। ये भी सही है, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 संयुक्त रूप से दो ब्रिटिश अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम एवं रॉबर्ट बी विल्सन को प्रदान किया गया था। ठीक, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 3। तीसरा ऑप्शन कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? ये सारे के सारे सही है, लेकिन दो ब्रिटिश अर्थशास्त्री बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ये ब्रिटिश के नहीं थे बल्कि अमेरिका के थे। ठीक, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। किस मंत्रालय के द्वारा असेम पोर्टल की शुरुआत की गई थी? ASSEM। ठीक, 81 का हो जाएगा आपको कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आंध्र प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है? आंध्र प्रदेश की बात कीजिएगा तो वहाँ का राज्यपाल वर्तमान में विश्व भूषण हरिचंदन है। ठीक, पहला ऑप्शन में है बाजूभाई वाला। बाजूभाई वाला की बात कीजिएगा तो कर्नाटक की है, ये कर्नाटक के हैं। आसिफ मोहम्मद खान की बात कीजिएगा तो केरल के हैं। और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदराजन, ये जो है आपको तेलंगाना की है। अगला, भारत सरकार का वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है अभी में, वर्तमान में? तो इसका सही जवाब होगा जा के विजय राघवन। ठीक, यहाँ पे अजीत डोभाल की बात कीजिएगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ठीक, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की बात कीजिएगा तो आपको केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार है। ये के सिवन की बात की जाए तो इसरो के प्रमुख। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? ठीक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसाला रूबन बीराकुन। अगला है नवंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये हो जाएगा आपको स्पेन। ठीक, दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात में कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था? ठीक, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक, जबकि ओडिशा में भी दिसंबर 2020 अगस्त 2020 में, ओडिशा की बात कीजिएगा तो 2020 में ही अगस्त महीना में एक हुआ था नोआखाई महोत्सव जो ओडिशा में हुआ था अगस्त 2020 में। अगला है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? ये हो जाएगा आपको 53वां जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान है। ठीक, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक की बात कीजिएगा तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, पहला स्थान की बात कीजिएगा तो नॉर्वे है, नॉर्वे। कपिला अभियान का संबंध निम्न में से किस मंत्रालय से है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। इसके तहत क्या है? इसके तहत जो है भारत सरकार आविष्कारकों के महत्व के बारे में छात्रों को जागरूक करेगी। अगला, हाल ही में किस राज्य के सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? ये आपको हो जाएगा रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है सूर सरोवर झील को, ये आपको उत्तर प्रदेश में है। इसको नवंबर 2020 में दर्जा दिया गया है। सहयोग काजीन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? ये आपका हो जाएगा जापान के साथ किया जाता है। ठीक, इसकी शुरुआत की बात कीजिएगा तो 2006 में किया गया था। इसकी शुरुआत दोनों देश के साथ
2006 में किया गया था। अगला है किस देश के प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुरसानी, किस देश के प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुरसानी को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है? ये आपका हो जाएगा सिक्किम। ठीक। गोवा की बात कीजिएगा तो गोवा के हरमल मिर्च, खोला मिर्च और मिंदोली केला, ठीक, ये सब प्रसिद्ध है। जबकि मणिपुर की बात कीजिएगा तो मणिपुर का चाक हाओ यानी कि ब्लैक राइस को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है। अगला है मैथ से है, एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद करती है जितने उस मोहल्ले के मकान का फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाती है। यदि मोहल्ले में 25 मकान हो तो उसमें कुल कितने उत्पाद थे? तो ये देखिए मकानों की संख्या कितनी है 25, और कुल मकान की बात कीजिएगा तो 25 × 25 यानी कि 625। ठीक। और सबको वितरण करने के बाद उसे 5 बच जाता है तो यानी कि 630 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है एक भवन निर्माता ने 2550 उधार लिए, ठीक, और उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल में 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? किस्त की बात कीजिएगा तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी कि कितना भी मानते हैं कि एक किस्त में x रुपया हुआ, ठीक, तो x अपन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज जोड़ते हैं 100 + 4 यानी कि 104/100 आप पहला किस्त में लेते हैं। इसी तरह प्लस x 104/100 अब इसका दूसरा किस्त में लेते हैं, इक्वल टू हो जाएगा आपको 2550। ठीक। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालते हैं आप तो आ जाएगा 1352, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6, 1/8 है, इसके अनुपात में है और उसका परिमाप जो है 91 cm है, तदनुसार उसकी सबसे लंबी और सबसे छोटी भुजाओं का लंबाई में अंतर क्या होगा? ठीक। देखिए इसका सबसे पहले रेशियो कीजिएगा 1/4, 1/6, 1/8 का, तो हो जाएगा आपको 6:4:3 हो जाएगा। ठीक। उसका सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी का अंतर हो जाएगा 6 - 3 और कितना होगा, इस सबको ऐड कीजिएगा तो आपको 13 आ जाएगा, और कितना में, यानी कि 91 में। ठीक। ये आपका वो हो जाएगा 13 × 7 = 91, 7 × 3 = 21 हो जाएगा, यानी कि 21 हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर जो होगा 21 होगा। एक व्यक्ति ने 250 रुपये बेची और उस पर 50 पुस्तक का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना है? ठीक। यानी कि मानते हैं पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है 250, ठीक, 50 पुस्तक पर लाभ प्राप्त हुआ, उसको 50 पुस्तक के लाभ के बराबर हुआ, यानी कि CP क्रय मूल्य की बात कीजिएगा तो विक्रय मूल्य यानी कि 250 माइनस जितना लाभ प्राप्त हुआ उतना, तो 200, क्रय मूल्य 200 आ जाएगा। तो इसीलिए परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज लाभ कितना होगा आपको 50 × 100, जितना लाभ हुआ उतना 100 × CP, 50 × 100/200 आ जाएगा आपको 25%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक। ये 97 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42:35:30, इसको बनाकर देखिएगा। अगला है असंसियन किस देश की राजधानी है? असंसियन की बात कीजिएगा तो आपको ये पराग्वे की राजधानी है। अगला मुखौटा नृत्य की बात कीजिए तो किस राज्य का लोक नृत्य है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुखौटा नृत्य की बात कीजिएगा तो आपको अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है।
अगला है राइडर। राइडर राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ठीक, ये राइडर कप की बात कीजिएगा तो आपको गोल्फ से संबंधित है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगला सेट बहुत जल्द लेके आऊँगा, ठीक, प्लस डेली करवाऊँगा ये सेट। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।